हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए अब इसमें बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या चीज होती है, देखिए लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस, अ सबसेट S इज इक्वल टू V1 V2 Vn ऑफ V। तो आपने क्या लिया है, एक सबसेट लिया है S, कैसा, जिसमें V1 V2 Vn कुछ वेक्टर्स हैं V के। अब इस S को आप कब बोलेंगे कि V की ये बेसिस बन रही है, इफ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है ये सेट। पहला तो क्या कि जो इसके अंदर की एलिमेंट्स हैं V1 V2 Vn फॉर्म्स अ Li सेट, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि V1 V2 Vn जो है ये सारे वेक्टर्स ये क्या कर दें, स्पैन कर दें V को। मतलब ये जो S है इसका L ऑफ S, मतलब S का जो लीनियर स्पैन आएगा वो क्या आ जाए, पूरा का पूरा V, मतलब V का हर एलिमेंट क्या हो जाए, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो सेट है V का, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक तो ये वेक्टर्स क्या होने चाहिए Li, और एक इन वेक्टर्स की हेल्प से पूरा का पूरा जो V है वो क्या हो जाना चाहिए, स्पैन हो जाना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस की क्या बन रही है, बेसिस बन रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो वेक्टर्स हैं E1 इक्वल टू 1,0 एंड E2 इक्वल टू 0,1 फॉर्म्स अ बेसिस फॉर R स्क्वायर। वो क्या बोल रहा है, जो आपका R स्क्वायर ओवर R वेक्टर स्पेस है उसके लिए सेट अगर मैं लूँ 0,1 एंड 1,0, ये जो दो एलिमेंट्स है ना, ये इस वेक्टर स्पेस की क्या बनती है, बेसिस बनती है। कंडीशन चेक करो, पहली क्या ये Li है, Li कैसे चेक करते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे A इंटू 0,1 प्लस B इंटू 1,0 इक्वल टू क्या रखेंगे 0,0। तो आपको क्या मिलेगा, ये 0,A प्लस B,0 इक्वल टू 0,0 होगा। तो कंपेयर करके क्या मिल जाएगा, A भी 0 के इक्वल एंड B भी 0 के इक्वल। मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप 0 के इक्वल रख रहे हैं तो आपको स्केलर क्या मिल रहे हैं, 0। हेंस ये दोनों कैसे बन रहे हैं, Li सेट बन रहे हैं। सेकंड मुझे चेक करना है क्या V का हर एलिमेंट इन दोनों के हेल्प से मतलब स्पैन हो जाएगा, मतलब क्या V का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। अगर मैं कोई रैंडम एलिमेंट लूंगी V का x, y, तो अगर मुझे x, y को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना तो मैं कैसे लिखूंगी, कोई स्केलर्स मिलने चाहिए मुझे A1 एंड A2 सच दैट x, y को मैं क्या लिख सकती हूँ, A1 इंटू 0,1 प्लस A2 इंटू 1,0। तो क्या मिलेगा x, y इक्वल टू, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 0,A1 प्लस A2, 0। फिर ओवरऑल ऐड करके क्या मिलेगा आपको, ये A2, A1। तो A2, A1 इक्वल टू x, y, मतलब A2 किसके इक्वल आया है, x के, और A1 किसके इक्वल आया है, y के। मतलब आपको हमेशा ऐसे स्केलर मिल रहे हैं ना हर एक एलिमेंट के लिए जो भी आप V का उठाएंगे। हेंस हर एलिमेंट V का इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो आपका जो ये सेट है Li भी है और स्पैन भी कर रहा है पूरे V को। हेंस ये क्या बनता है, R स्क्वायर की बेसिस बनता है। सिमिलरली R क्यूब की बेसिस क्या बनती है, वो 3 एलिमेंट, जिसमें आप क्या करेंगे, एक बारी फर्स्ट एलिमेंट 1 रख दो, बाकी दोनों 0। सिमिलरली नेक्स्ट कैसे आएगा 0, 1, 0 एंड नेक्स्ट क्या आएगा 0, 0, 1। सिमिलरली R की पावर 4 की जो बेसिस बनेगी उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। पहला एलिमेंट जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, बाकी तीनों 0, फिर ऐसे 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल द वेक्टर्स E1 इक्वल टू 1,0, E2 इक्वल टू 0,1 फॉर्म्स अ बेसिस फॉर R स्क्वायर। सिमिलरली द वेक्टर E1 E2 E3, E1 E2 E3 का मतलब यही है। E1 का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लेस वाला 1 बाकी सब 0। E2 का मतलब सेकंड प्लेस पे 1 बाकी दोनों 0। E3 का मतलब क्या है, इसका मतलब 0, 0, 1, मतलब थर्ड प्लेस पे 1 बाकी सब 0। ये क्या बनाते हैं, बेसिस R क्यूब के लिए। एंड इन जनरल द वेक्टर्स E1 E2 En किसकी बेसिस बनाएंगे, R की पावर n की। ठीक है, द सेट ऑफ वेक्टर्स E1 E2 इज कॉल्ड द नेचुरल बेसिस और स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R स्क्वायर। ये जो मैंने R स्क्वायर की बेसिस लिखी है ना, ये 1, 0, 0, 1 वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बेसिस या स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं R स्क्वायर की। सिमिलरली जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है E1 E2 E3 या फिर E1 E2 En, ये क्या बना रही है, नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस किसकी, ये किसकी बना रही है, R क्यूब की, और ये किसकी बना रही है, Rn की। फिर उसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क क्या है, देखिए पहला क्या बोल रहा है, सिंस द सेट 0 इज LD, है ना, ये जो 0 सेट होता है वो कैसा होता है, LD आपको बताया गया था, क्योंकि अगर इस एलिमेंट का अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखेंगे, A इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये तो कुछ भी चूज कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, कितने सारे नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहे हैं इसको। तो ये तो कैसा बनता है, हमेशा अकेला सिंगलटन 0 सेट कैसा होता है, LD। सो ये तो बेसिस बनेगा नहीं किसकी, नल स्पेस की। ये कहना क्या चाह रहा है इसमें कि जो नल स्पेस होता है ना आपका 0,
उसकी बेसिस क्या होती है, 0 नहीं होती है, 5 होती है। तो 5 क्यों लेते हैं, इनफैक्ट 5 इज टेकन एज अ बेसिस फॉर 0 सिंस 5 एक तो LI सेट होता है, ठीक है। जो आपका एम्प्टी सेट 5 क्या बनाता है, LI सेट बनाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाता है। एंड 5 किसको स्पैन करता है, 0 सबस्पेस को, ये भी हमने कल डेफिनेशन में किया था। हेंस जो आपका 0 सबस्पेस होता है या 0 नल स्पेस होता है उसकी बेसिस कौन बनता है, 5। सेकेंड क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस इज यूनिक बट द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। वो क्या बोल रहा है, अगर आपने एक वेक्टर स्पेस लिया है तो आप उसकी बेसिस बना रहे हो, तो बेसिस यूनिक नहीं होती है। बेसिस कितनी भी आ सकती हैं, बहुत सारी आ सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक होते हैं कि इतने ही वेक्टर्स लगेंगे। जैसे अगर आपने आर स्क्वायर की देखी, एक बेसिस क्या थी आर स्क्वायर की 1001, इसमें 2 एलिमेंट्स आए ना। ऐसा नहीं है कि आर स्क्वायर की सिर्फ यही बेसिस है, ऐसे बहुत सारे बन सकती हैं, लेकिन हर एक में एलिमेंट्स आपको कितने मिलेंगे, पक्का 2 ही मिलेंगे। तो यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस यूनिक बट द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। बेसिस कितनी भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है इनफैक्ट, ठीक है। A basis of a vector space is Li set, but Li set of vectors need not be a basis of V. उसके बाद यही बोल रहा है कि जो वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है वो Li सेट होना जरूरी है, अभी पीछे पढ़ा हमने डेफिनेशन में। बट वो बोल रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसे Li सेट ऑफ वेक्टर्स ले आएंगे और आप बोलेंगे वो बेसिस है, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिस हमेशा Li होगा, बट Li सेट कोई भी क्या नहीं बन जाएगा, बेसिस नहीं बन जाएगा वेक्टर स्पेस का। उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, स्पैन भी करना पड़ेगा पूरे V को, तभी वो बन पाएगी बेसिस। तो ये 3 रिमार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो डेफिनेशन है ऑर्डर्ड बेसिस की। तो ऑर्डर्ड बेसिस क्या है, अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी एन ऑर्डर्ड बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस को आप ऑर्डर्ड बेसिस कब बोलेंगे, इफ इट्स वेक्टर्स आर रिटर्न इन अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर आपने एक ऑर्डर वाइज मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है ना, तो वो क्या बन जाती हैं, ऑर्डर्ड बेसिस बन जाती हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। जैसे कि क्या बोल रहा है, एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस इज एन ऑर्डर्ड एन टपल v1 v2 vn विच वेयर v1 v2 vn इज अ बेसिस फॉर v। मतलब एक ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने के लिए हमको बोल रहा है ये। जैसे कि मान लो आपको ये बोल रहा है कि 1,0 और 0,1, ठीक है, इसको v1 बोल रहे हो आप, इसको v2 बोल रहे हो, तो ये क्या बन गई मेरी v1, v2 एक ऑर्डर्ड बेसिस बन गई। कोई इसको v1 बोल रहा है, इसको v2 बोल रहा है, तो उसके लिए क्या बन गई, ये बन गई। तो वो बोल रहे हैं बेसिकली ये होता है कि ऑर्डर बेसिस में अगर आप ऑर्डर चेंज करते जाएंगे तो वो डिफरेंट बेसिस बोल लेते हैं। तो हमको क्या बोल रहे हैं इसमें, ऑर्डर बेसिस में किसका, ऑर्डर का, मतलब कि जो आपने अरेंजमेंट रखा है उसका क्या हो जाता है, उसकी हेल्प से बेसिस में चेंज दिखा देता है। वो बोलते हैं कि इनके लिए बेसिकली ऑर्डर बेसिस में क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, अरेंजमेंट। तो यही बोल रहा है अगर आपने स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है 2 ऑर्डर्ड बेसिस, कोई आपने 2 ऑर्डर्ड बेसिस लेनी है, ठीक है। आर इक्वल, ये इक्वल कभी होंगी इफ एंड ओनली इफ v1 w1 के इक्वल हो, है ना, हर एलिमेंट क्या हो बेसिकली इक्वल हो। हेंस अ बेसिस विल ऑलवेज इंप्लाई एन ऑर्डर्ड बेसिस इन द सेंस इट इज गिवन। तो वो बोल रहा है कि अब देखो इसने दोनों ऑर्डर्ड बेसिस ली थी, तो वो बोल रहा है ऑर्डर्ड बेसिस तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर्ड वाइज कंपोनेंट इक्वल होंगे। मतलब v1 किसके इक्वल होना चाहिए, w1 के ही, v2 किसके इक्वल होना चाहिए, w2 के इक्वल होना चाहिए, एंड vn किसके इक्वल होना चाहिए, wn के। तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि ऑर्डर्ड बेसिस क्या है। इसमें अरेंजमेंट्स का क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस। इफ b इज इक्वल टू v1 v2 vn इज एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस vf। वो कह रहे हैं किसी वेक्टर स्पेस के लिए मान लो v1 v2 vn आपने एक ऑर्डर बेसिस ली है, ठीक है। देन अ वेक्टर v बिलोंग्स टू v, तब आप कोई भी अब एक रैंडम आप वेक्टर लेंगे v वेक्टर स्पेस में से, तो ऑब्वियसली v इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा क्योंकि v तो बेसिस है। तो v कैसे लिखा जाएगा, कुछ a1 a2 an स्केलर्स आएंगे सच दैट v कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। तो वो बोल रहा है जो आपने स्केलर्स यूज करे हैं ना a1 a2 an, द नंबर्स a1 a2 an इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसी भी वेक्टर v के लिए आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ v रिलेटिव टू द बेसिस b, ठीक है, और द b कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो ये को क्या बोलते हैं हम लोग कि किसी भी वेक्टर को मैंने रैंडम v वेक्टर उठाया है, तो अगर मैंने बेसिस ली है b, तो मैं v को क्या लिख सकती हूँ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद जो मेरे स्केलर्स यूज हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, b कोऑर्डिनेट्स ऑफ v एंड द ऑर्डर टपल a1 a2 an। और वो बोल रहे जो स्केलर्स का टपल है a1 a2 an, इनको हम क्या बोलते हैं, b कोऑर्डिनेट्स एंड टपल ऑफ v, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आज कुछ करी है हमने, इनको क्लियर करके रखना, कहीं डाउट है तो पूछना।